हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अभिषेक सर सरस्वती कोचिंग ऑफिशियल में। हमारी चर्चा का विषय है उत्तराखंड समसामयिकी को लेकर के। उत्तराखंड समसामयिकी के संबंध में मैंने आपको अपनी एक वीडियो भेजी है, जिसके संबंध में मैंने आपको बताया कि 2023 में क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं, उनको समझाने का प्रयास किया। आज मैं अपनी उत्तराखंड के संबंध में दूसरी वीडियो आप लोगों को प्रेषित करने जा रहा हूं, और इस दूसरी वीडियो में भी हम उत्तराखंड के महत्वपूर्ण टॉपिकों को ध्यान में रख करके उनको पढ़ाने का काम करेंगे। उत्तराखंड के संबंध में अगर मैं बात करता हूं, तो इस दूसरे टॉपिक के अंतर्गत हम उत्तराखंड समसामयिकी के अंतर्गत इससे पहले के पॉइंट्स को आप अच्छे से तैयार करके रखेंगे, उनको कॉपी में लिख करके आप उसे बार बार रिवाइज करते रहें। अगला जो पॉइंट मेरा इसमें चल रहा है वो उत्तराखंड में आपका जीआई टैग के बारे में है। तो जीआई टैग क्या होता है उसको मैं आपको समझाता हूँ, और इससे क्या प्रश्न इंपोर्टेंट है, क्या परीक्षा में आएगा, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक नाम दे रखा है जीआई टैग। जीआई टैग क्या है? तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग कहलाता है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो किसी विशिष्ट भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं उनको बताने का काम करता है। किसी विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों को या स्थान को वो दिखाने का काम करता है, या उसके मूल से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? मूल से संबंधित होता है। तो इस प्रकार से जीआई टैग जो है वो 4 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा 4 दिसंबर आपका 2023 को आपका जो उत्तराखंड प्रदेश है उसके द्वारा 18 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। कितने उत्पादों को? 18 उत्पादों को। जो 18 उत्पाद हैं उनको उत्तराखंड सरकार के द्वारा आपका जीआई टैग दिया गया। और एक दिन में सबसे ज्यादा जो जीआई टैग देने वाला देश का पहला राज्य है वो कौन बन गया? उत्तराखंड बन गया। तो एक दिन में सबसे ज्यादा जीआई टैग देने वाला बांटने वाला देश का पहला राज्य क्या है? उत्तराखंड है। सीएम ने यह जीआई टैग जो है देहरादून में वितरित किए। कहां वितरित किए? देहरादून में वितरित किए। इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जीआई टैग क्यों दिए जाते हैं? तो इनसे संबंधित लोगों को लाभ, दुनिया भर में उत्तराखंड को एक पहचान दिलाना, साथ ही साथ में जीआई टैग युक्त उत्पादों का निर्यात तेजी से बढ़ेगा। अब तक 27 उत्पादों को उत्तराखंड में जीआई टैग मिल चुका है। तो कुल मिलाकर के जीआई टैग नाम ही से क्लियर है कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन आपका टैग होता है, और ये एक विशिष्ट भौगोलिक आपका जो स्थान है, क्षेत्र है, उसको बताने के लिए या उस चीज को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि इस बार 4 दिसंबर 2023 को प्रदेश के 18 उत्पादों को हाल ही में क्या दिया गया? जीआई टैग दिया गया। और इस प्रकार से जीआई टैग बांटने वाला सबसे ज्यादा जीआई टैग बांटने वाला जो देश का पहला राज्य है वो उत्तराखंड है। किस किस को दिया एक बार देख लीजिए। उत्तराखंड की कुछ चीजें हैं, जैसे चौलाई है, झंगोरा है, मड़ुआ है। मोटा अनाज ज्यादा इसमें शामिल है। चौलाई, झंगोरा, मड़ुआ, लाल चावल, अल्मोड़ा लखोरी मिर्च, आपका बेरीनाग चाय, बुरांस शरबत, रामनगर लीची, रामगढ़ का आड़ू, माल्टा, पहाड़ी, तुअर तुअर, इसी प्रकार से गहत, काला भट्ट, बिच्छू बूटी, आपका क्या कहते हैं, नैनीताल की मोमबत्ती, पिछौड़ा, चमोली रम्माड़ मास्क और लिखाई वुड कार्विंग, इन सबको अभी जीआई टैग दिया गया। तो इस प्रकार से ये 17 उत्पादों के नाम मैंने बताने का प्रयास किया आपको, उनको आप अच्छे से एक बार समझ लेंगे। तो कॉपी में लिख करके इसे मेंटेन करके नोट्स बनाएं, और साथ ही साथ में इसको पढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ें। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। और अगला टॉपिक हमें क्या बता रहा है? अगला टॉपिक कह रहा है सूर्य किरण सत्र। ये सूर्य किरण सत्र क्या होता है? ये एक्सरसाइज है, ये अभ्यास है, जो किसी दो देशों के बीच में ये अभ्यास चलते हैं। तो इसी तरीके से सूर्य किरण सत्र जो है वो भारत और नेपाल के सशस्त्र बलों के बीच में ये हुआ। तो ये कहाँ हुआ? सूर्य किरण 17 कहाँ हुआ? तो आपको डायरेक्ट स्थान ध्यान में रखना है, पिथौरागढ़ में हुआ। किन के बीच में हुआ? भारत और नेपाल के बीच में हुआ। दूसरा पॉइंट आपको ये तैयार रखना है। अब बात आती है कि इस प्रकार के अभ्यास और इन सब का क्या फायदा है। तो जिस विभिन्न प्रकार की जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, साथ ही साथ में जो आपका पर्यावरण के संरक्षण के लिए उपयोगी काम है, इसी प्रकार से कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजियों को समझने में दोनों देशों के द्वारा जो जो टेक्नोलॉजियां हैं आपका रक्षा से संबंधित, उनको समझने के लिए इन अभ्यासों के माध्यम से चर्चा की जाती है। और इनमें इन अभ्यासों के माध्यम से मानवीय सहायता पर्यावरण को उपलब्ध कराने के लिए, मानवीय गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए इन सब चीजों को रखा जाता है। तो आपके लिए क्या परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है? बहुत महत्वपूर्ण विषय यह है कि परीक्षा के लिए आपके किस प्रकार के क्वेश्चन का भाग आपका बनेगा। तो आपसे जब प्रश्न पूछेगा कि सूर्य किरण 17 का संबंध किससे है, तो आप बोलोगे भारत और नेपाल के साथ है। और ये कहां हुआ? तो पिथौरागढ़ में। और ये दोनों बुलेट पॉइंट आप लोग तैयार रखें, परीक्षा में इसी प्रकार के क्वेश्चनों का भाव आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। अगला पॉइंट मैं आपको समझाता हूं, उसे समझने का प्रयास करना। अगला पॉइंट कह रहा है आपसे आपदा प्रबंधन कांग्रेस। तो प्रबंधन कांग्रेस की जो 6th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की समिट बैठी है वो कहां हुई? तो डायरेक्टली आपके लिए वो स्थान इंपोर्टेंट है। तो वो स्थान है आपका देहरादून। तो ये समिट कहां हुई? देहरादून में हुई।
कब हुई? तो 28 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर 2023 तक हुई। यह इस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा आयोजन था? तो आप बोलोगे छठा आयोजन था। कौन सा आयोजन था? छठा आयोजन था। तो इस प्रकार से कांग्रेस का जो है आपका छठा आयोजन के रूप में शामिल है, छठा अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन है। और प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से उत्तराखंड एक संवेदनशील प्रदेश है, और इस संवेदनशील प्रदेश में इस प्रकार के प्रबंधन का होना बहुत जरूरी है। हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड एक हिमालय राज्य का भाग है। यह जोन आपका 4 और 5 के अंतर्गत शामिल है, जो अति संवेदनशील स्थिति को इंडिकेट करता हुआ दिखाता है। तो इस प्रकार से हमारे उत्तराखंड में इन कार्यक्रमों के माध्यम से कि आपदा का संरक्षण कैसे करें, आपदा से आने वाली जो परिस्थितियां बनेंगी उन पर हम किस प्रकार से नियंत्रण करें, इन सब पर हम चर्चा का विषय बनाते हैं और इन सबको समझने का प्रयास करते हैं इस समिटों के द्वारा। तो नरेंद्र मोदी जी की बहती भूमिका, अमिताभ बच्चन जी इसमें उपस्थित थे, और कहीं ना कहीं हम लोगों ने इस आपदा प्रबंधन के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया कि आपदाओं पर कंट्रोल किससे प्रकार से किया जाए। और यह 6th वर्ल्ड आपका कांग्रेस ऑन डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की समिट थी, और जो कहां हुई? देहरादून में हुई। तो आपको बुलेट पॉइंट में देहरादून ध्यान में रखना है। आपका छठी अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन था, यह ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट हम लोग इसमें चर्चा करते हैं, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड छोलिया और झोड़ा नृत्य। हम सब जानते हैं हमारे उत्तराखंड में छोलिया और झोड़ा नृत्य अपने आप में बहुत आपका फेमस है, ना केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि ना केवल राज्य का तो प्रमुख आपका क्या कहते हैं, यह प्रमुख क्या कहते हैं छोलिया और झोड़ा नृत्य है। इसके अलावा भी राज्य के अलावा भी राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी बहुत अच्छी क्या कहते हैं आपका इस नृत्य शैली की बहुत अच्छी डिमांड है। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग इस चीज से क्या कहते हैं, इस चीज को काफी मान्यता देते हैं। तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में छोलिया और झोड़ा नृत्य को शामिल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी उत्तराखंड के कुमाऊं का दौरा किया, और उस कुमाऊं के दौरे में वो सीमांत उत्तराखंड के आपका पिथौरागढ़ क्षेत्र में उनका आगमन था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड के कुमाऊं के दौरे में आपका कुमाऊं के इस दौरे में उन्होंने छोलिया और जो झोड़ा जो लोक नृत्य है, जो ढोल दमाऊ लोक बाधाओं के साथ की जिसकी प्रस्तुतिकरण होती है, उसको वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड के अंतर्गत शामिल किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में कौन सा नृत्य उत्तराखंड का शामिल किया गया? तो आप बोलोगे छोलिया और झोड़ा नृत्य। ये किसके साथ होता है? ढोल दमाऊ और लोक गाथाओं के थाल के साथ यह नृत्य किया जाता है, और जो उत्तराखंड का एक पारंपरिक आपका नृत्य की शैली का भाग है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गोविंद बल्लभ पंत जयंती। आपका गोविंद बल्लभ पंत जयंती जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब जानते हैं हमारे उत्तराखंड की एक महान विभूति जिसको हम गोविंद बल्लभ पंत के नाम से जानते हैं, आजादी से लेकर के भारत राज्य बनने तक हमेशा इनकी एक महती भूमिका का योगदान रहा। गोविंद बल्लभ पंत वही व्यक्ति हैं जिन्होंने लाठीचार्ज के दौरान जवाहरलाल नेहरू पर पड़ने वाली लाठियों को अपने शरीर के ऊपर लिया था। गोविंद पंत जी हमारे उत्तराखंड के अल्मोड़ा क्षेत्र के खूंट आपका क्षेत्र में जन्मे हुए व्यक्ति हैं। अर्थात गोविंद बल्लभ पंत जी के अगर हम इतिहास को अगर देखते हैं तो इनका जो जन्म हुआ है वो आपका खुंट नामक स्थान पर हुआ है। किस स्थान पर हुआ है? आपका खुंट नामक स्थान पर हुआ है। और ये खुंट नामक स्थान कहां पड़ता है? तो आप बोलोगे अल्मोड़ा में है। तो अब इसमें इनकी जयंती के संबंध में क्या मुख्य किया गया उसको समझते हैं। तो गोविंद बल्लभ पंत जो जयंती है, भारत रत्न से सम्मानित गोविंद बल्लभ पंत जी हैं। 10 सितंबर को पंत जी की 136वीं जयंती पर, कौन सी जयंती थी? आपका 136वीं जयंती थी, और 136वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी जी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देशभक्त, समाज सेवी और कुशल प्रशासक गोविंद बल्लभ पंत जी थे। हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित कराने और उत्तर प्रदेश के प्रथम आपका सीएम और देश के गृह मंत्री रहते हुए आधुनिक भारत के निर्माण में इन्होंने अपनी महती भूमिका दी थी, अहम भूमिका का भाग दिया था। तो इस प्रकार से गोविंद बल्लभ पंत की जन्म जयंती मनाई गई। गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म कहां से संबंधित है? तो खुंट आपका जो एक जगह पड़ती है अल्मोड़ा में, वहां से संबंधित है। तो भारत रत्न सम्मानित गोविंद बल्लभ पंत जयंती पर, कौन सी जयंती थी? 136वीं जयंती थी। आप इसे तैयार करेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तराखंड में मोदी जी का जन्म दिवस। तो उत्तराखंड में मोदी जी का जन्म दिवस जो है आपका यहाँ पर डेट गलत लिखी गई है, उसे मैं सही कर देता हूँ। तो ये डेट है आपका 17 सितंबर। 17 सितंबर को मोदी जी के जन्म दिवस पर उत्तराखंड में आयुष्मान भव और सेवा पखवाड़े की शुरुआत की गई। तो आपको ध्यान में रखना है कि आयुष्मान भव और सेवा पखवाड़े की शुरुआत कब से हुई? तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस 17 आपका सितंबर से हुई। नेक्स्ट पॉइंट है आपका उत्तराखंड के पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत। तो आपका देहरादून के गढ़ी कैंट से, आप सब जानते हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने इस जन्म दिवस पर आपका विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। तो देहरादून के गढ़ी कैंट से, देहरादून में जो आपका गढ़ी कैंट जगह पड़ती है, वहां से स्थित
जो हिमालयन संस्कृत केंद्र के कार्यक्रम के रूप में इसका आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि आपका केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कपिल मारेश्वर पाटिल थे। कपिल मारेश्वर पाटिल जो थे इसके मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। तो आपको डायरेक्टली याद रखना है कि उत्तराखंड पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कहां से हुई? उत्तराखंड में, देहरादून से हुई। देहरादून के गढ़ीकैंट नामक स्थान में हिमालयन संस्कृति केंद्र के क्षेत्र से हुई। मुख्य अतिथि के रूप में कपिल मारेश्वर पाटिल आए, जो केंद्रीय पंचायती राज मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रीय रिवर राफ्टिंग आपका प्रतियोगिता। तो राष्ट्रीय रिवर राफ्टिंग जो प्रतियोगिता है इसका स्थान चंपावत जिले में भारत नेपाल सीमा के मध्य स्थित जो महाकाली नदी है पर पहली बार राष्ट्रीय स्तर की ये रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। चंपावत के चूका गांव में राष्ट्रीय एकलिंग मत्स्य आखेट प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई। कहां से की गई? चंपावत जिले से की गई। भारत और नेपाल सीमा के मध्य स्थित महाकाली नदी पर, कौन सी नदी पर? महाकाली नदी पर पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर शिखर राफ्टिंग प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। तो चंपावत का ही एक चूका गांव है, ध्यान में रखिएगा फैक्ट के रूप में, चूका गांव में राष्ट्रीय एकलिंग मत्स्य आखेट प्रतियोगिता का भी क्या किया गया? आयोजन किया गया। तो दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राफ्टिंग को बढ़ावा मिला, साहसिक कार्यों को बढ़ावा मिले और साथ ही साथ में मत्स्य परियोजना के क्षेत्र में भी आपका ये प्रतियोगिता करवाई गई। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जनकताल। जनकताल की ट्रैकिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये नीले पानी की जो जनकताल है वो कहाँ है। तो आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है कि जनकताल जो है उत्तरकाशी में है और यह गंगोत्री के समीप है। किसके समीप है? गंगोत्री के समीप है। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, आगामी परीक्षाओं में डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जनकताल का संबंध कहां से है। तो जनकताल जो है उत्तरकाशी में गंगोत्री के समीप से है। ये दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा ट्रैक है और जो नीले पानी की शांत झील के रूप में जाना जाता है। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत केंद्र सरकार ने सीमांत गांवों को दोबारा आबाद करने की बात की है और आप सब जानते हो कि अब जो अंतिम गांव है वो अंतिम गांव नहीं कहलाएंगे बल्कि क्या कहलाएंगे? पहले गांव कहलाएगा, पहला प्रथम क्या कहते हैं आपका गांव कहलाएगा, अंतिम गांव नहीं कहलाएगा। तो इसी प्रकार से आपका विलेज वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में अगर बात की जाए तो भारत और चीन के युद्ध के दौरान 1962 में जो हमारे उत्तराखंड के क्षेत्र में नेलांग और आपका जादुंग गांव थे उनको खाली करा दिया गया था। अब इनको पुनः विकसित किया जा रहा है वाइब्रेंट विलेज गांव के अंतर्गत। और साथ ही साथ में छोटा लद्दाख, ये जो क्षेत्र है आपका जनकताल, इसे छोटा लद्दाख का क्षेत्र भी कहा जाता है और यहाँ पर पर्यटन हो गया, ट्रैकिंग हो गया, इनकी अपार आपका संभावनाएं देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से आपका नीले पानी की जो झील है जिसे हम जनकताल कहते हैं, इसका संबंध उत्तरकाशी गंगोत्री के समीप से देखने को मिलता है। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, इसे ध्यान में रख करके कॉपी करेंगे। इसके बाद है उत्तराखंड के 2 खिलाड़ी राष्ट्रीय पैरा गेम में शामिल किए गए। उत्तराखंड के 2 खिलाड़ी जो है राष्ट्रीय पैरा गेम में शामिल किए गए। पैरा एशियन गेम, ये जो है आपका पैरा एशियन गेम है, इसका संबंध जो है आपका चाइना से है, चीन से है, वहां पर कराया गया। इसमें उत्तराखंड में उधम सिंह नगर की नीलिमा राय, उधम सिंह नगर की जो नीलिमा राय है और जिसे दूसरी जो है हल्द्वानी की निर्मला मेहता, इन दोनों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया। तो उत्तराखंड में पैरा एशियन गेम्स जो चल रहे हैं, इस पैरा एशियन गेम्स जो चाइना में चल रहे हैं उसमें उत्तराखंड के 2 लोगों को शामिल किया गया। उनके नाम क्या है? नीलिमा रॉय, बुलेट पॉइंट्स तैयार रखेंगे। नीलिमा रॉय जो तिलू रौतेली अवार्ड से भी सम्मानित है, वो उधम सिंह नगर से सम्मानित है, से संबंधित है। और दूसरा हल्द्वानी की निर्मला मेहता है। तो इन दोनों को उत्तराखंड में 2 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय पैरा गेम में शामिल किया गया। राष्ट्रीय पैरा गेम कहां चले थे? तो चाइना में चले थे। ये पॉइंट आप लोग क्लियर रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, संगीत नाटक पुरस्कार। संगीत नाटक पुरस्कार क्या होता है? यह संगीत नाटक पुरस्कार किसको दिया जाता है? आप इस चित्र के माध्यम में देख रहे हो कि इसमें जितने भी लोग बैठे पड़े हैं वो सब बुजुर्ग हैं। वो सब क्या है? बुजुर्ग हैं। और ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको किसी आपका संगीत, नाटक, शिक्षा या अन्य चीजों में एक विशेष शैली जिसकी आती है और वो किसी कारण से अभी तक आपका सम्मानित नहीं किए गए, पुरस्कारित नहीं किए गए, तो ऐसे लोगों को संगीत नाटक पुरस्कार देकर के क्या किया जाता है? सम्मानित किया जाता है। ये कहां किया गया? संगीत नाटक पुरस्कार कहां दिया गया? तो आप बोलोगे नई दिल्ली में दिया गया। कहां दिया गया? आपका नई दिल्ली में यह पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार वितरण अतिथि जो है वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ है, इनके द्वारा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है इनके द्वारा यह सम्मान दिया गया। 84 कलाकारों को यह पुरस्कार दिया गया। अब हमारे उत्तराखंड के संबंध में क्या इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड से यह जो पुरस्कार है ये 4 वयोवृद्ध लोग आपका कलाकारों को मिला है। आपको मैंने अभी बताया कि इसके अंतर्गत इन लोगों को एक ताम्रपत्र हो गया, ताम्रपत्र दिया जाता है, साथ ही साथ में अंग वस्त्र दे दिया जाता है और इसी साथ के साथ में 1 लाख रुपए
नगद धनराशि के रूप में दिया जाता है उत्कृष्ट कलाकारों को। तो ये उत्कृष्ट जो कलाकार हैं, शिक्षक हैं, इसके अंतर्गत उन लोगों को शामिल किया जाता है। शिक्षक, विद्वान, उत्कृष्ट कलाकारों को शामिल किया जाता है और उनको दिया जाता है। और वो लोग शामिल होते हैं जिन्हें अभी तक ये इस प्रकार के सम्मान और पुरस्कार नहीं मिले, उन बुजुर्गों को इसमें शामिल किया जाता है। तो ये 84 कलाकारों को पुरस्कार मिला। जगदीप आपका धनगढ़ इसमें उपराष्ट्रपति थे, जो आपके मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने इसका वितरण किया है। इसी प्रकार से यह नई दिल्ली नामक स्थान पर हुआ और इसमें उत्तराखंड के 4 जो वयोवृद्ध व्यक्ति हैं उनको यह सम्मान दिया गया, जिसके अंतर्गत भैरव दत्त तिवारी हो गए, आपका जगदीश ढोडियाल हो गए, नारायण सिंह बिष्ट हो गए और आपका जुगल किशोर जो आपका क्या कहते हैं पेटसाली हैं, जुगल किशोर पेटसाली हैं, वो इसमें शामिल थे। तो एक बार फिर से नामों को देख लीजिए, आपका भैरव दत्त तिवारी, जगदीश ढोडियाल, नारायण सिंह बिष्ट और जुगल किशोर आपका क्या कहते हैं पेटसाली। तो ये 4 लोग जो थे इनको शामिल इन लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, संगीत नाटक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप इसे ध्यान में रखेंगे और इसे रख करके इसे नोट्स बना करके याद कर लेंगे। अगला पॉइंट है आपका विश्व ओजोन दिवस। आप सब जानते हो विश्व ओजोन दिवस एक महत्वपूर्ण थीम है और लगातार जिस तरह से हमारे इन्वायरमेंटल क्या कहते हैं पार्ट में इफेक्ट पड़ रहा है और उसमें विश्व ओजोन की जो लेयर हरासमेंट हो रही है, वो एक कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और कहीं ना कहीं आगा जो वर्तमान में जो लोग हैं, हम लोगों को इस ओजोन क्षरण के लिए या ओजोन होने वाले इस ओजोन क्षरण को नियंत्रित करने के लिए काम करना चाहिए। हमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कारकों को दूर करना चाहिए और साथ ही साथ में इन्वायरमेंटल को सेव रखना चाहिए। तो विश्व ओजोन दिवस का संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि विश्व ओजोन दिवस का संबंध कब से, तो आप बोलोगे 16 सितंबर से। तो इस बार हमारे उत्तराखंड में भी इंटरनेशनल डे ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर बनाया गया और अल्मोड़ा के गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान ने आपका कठपुड़िया स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में यह प्रोग्राम बनाया और कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम के माध्यम से ओजोन के क्षरण या ओजोन को संरक्षण देना और होने वाले उसके क्षरण को रोकने के लिए इसमें मुख्य बातों को लेकर के चर्चा बनाई गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर। उत्तराखंड में कहां मनाया गया, तो अल्मोड़ा के गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान में मनाया गया। अगला पॉइंट देखते हैं, स्वच्छता सेवा पखवाड़ा 2023। तो स्वच्छता सेवा पखवाड़ा जो है कब मनाया गया, 18 सितंबर को मनाया गया, डायरेक्टली याद रखना। इसमें एक गीत का विमोचन किया गया, स्वच्छता ही सेवा गीत। आपसे पूछ सकता है, ये प्रश्न यहाँ पर थोड़ा सा इसलिए इंपोर्टेंट है कि डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि स्वच्छता ही सेवा गीत है, ये इस प्रकार का विमोचन जो है, इस गीत का विमोचन कहाँ किया गया, तो स्वच्छता सेवा पखवाड़ा 2023 में किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दे रखा है जैविक खेती। आप सब जानते हो कि आज बहुत बड़ी एक मांग जैविक खेती की होती जा रही है और जैविक तरीके से उगाई गई फसलों की एक अलग आपका वैल्यू है और उसके अलग मूल्य हैं। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के पीछे मुख्य कारण क्या है कि जैविक खेती से जब कोई फसल का उत्पादन हो रहा है तो वो उसकी गुणवत्ता ज्यादा है, उसमें पोषक पदार्थ ज्यादा है, उसमें विभिन्न प्रकार की जो क्षमताएं हैं, आपका पोषक क्षमताएं हैं, वो अन्य आपका जो खाद रहित जो सामग्री है या खाद्य पदार्थ हैं उनसे ज्यादा मात्रा में उनमें पोषक पदार्थ देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए जैविक खेती की डिमांड लगातार बढ़ते जा रही है। तो जैविक खेती आउटलेट उद्देश्य क्या है, जैविक खेती को बढ़ावा देना, मैंने आपको समझा ही दिया। भारत सरकार के सहयोग से राज्य के 11 जिलों में राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन की शुरुआत की गई और इसका जो उद्घाटन है वो हरिद्वार जिले में प्रथम जैविक आउटलेट का उद्घाटन किया गया। तो यहाँ पर यह प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कौन से जिले में प्रथम जैविक आउटलेट का उद्घाटन किया गया, तो प्रथम जैविक आउटलेट का उद्घाटन जो है वो हरिद्वार जिले में किया गया। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है चंपावत में मत्स्य संरक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रश्न के साथ साथ जो उसकी थीम है उससे संबंधित प्रश्न एवरग्रीन है, वो कभी भी बन सकता है। जैसे कौन सी ऐसी मछली की प्रजाति है जो विलुप्त हो रही है और जिसको संरक्षण देकर के उसमें जो उसकी संरक्षण देकर के उसको बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो विलुप्त हो रही इस मछली जो प्रजाति है इसका नाम है वार्गा वेरियल, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, वार्गा वेरियल इसका नाम है। इसका संरक्षण जो है चंपावत स्थित राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान आपका केंद्र के द्वारा किया जा रहा है। चंपावत में स्थित जो राष्ट्रीय स्तर पर शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र, वहां इसका संरक्षण किया जा रहा है। इस निदेशालय जो है 3 साल से लगातार इसमें वर्कआउट कर रहा है और 5,000 से ज्यादा अंडों को विकसित कर दिया गया है। तो उस मछली का नाम क्या है, आपका वार्गा बैरियल। पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली वार्गा बैरियल मछली में पोषक तत्व बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और इसमें प्रोटीन
वह अन्य मछलियों की तुलना में क्या पाया जाता है, ज्यादा पाया जाता है। तो इस मछली की खासियत यह है कि जो ये मछली है इसमें पोषक तत्व तो ज्यादा है, इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, लेकिन यह एक विलुप्तप्राय मछली का भाग है जिसको निदेशालय के द्वारा 3 साल से संरक्षण देकर के 5,000 अंडों को विकसित किया गया। और इसके कारण से कहीं ना कहीं विदेशों में इसकी मांग बढ़ेगी। विदेशों में मांग बढ़ने के साथ ही साथ में जो किसान है उनकी आय भी इससे क्या हो जाएगी, आपका दोगुनी हो जाएगी। तो किसानों की आय दुगनी होगी, फायदा होगा। तो वागरा बैरियल जैसी मछलियों को क्या कहते हैं, आपका जो विलुप्त हो रही मछली है उनको संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं एवरग्रीन प्रश्न होते हैं, ये ना केवल उत्तराखंड समसामयिकी के लिए भी इंपोर्टेंट है, बल्कि आपका कभी भी यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी मछली की प्रजाति है जिसको उत्तराखंड सरकार के द्वारा आपका संरक्षण दिया जा रहा है और उसके संरक्षण के साथ साथ उनको विकसित किया जा रहा है। तो उस मछली का नाम क्या है, तो उस मछली का नाम है आपका वारगा वारगा बैरियल। और यह मछली का संरक्षण कहाँ दिया जा रहा है, किस स्थान पर दिया जा रहा है, तो चंपावत नामक स्थान पर, आपका जो चंपावत हमारा उत्तराखंड का जिला है वहां पर इसका संरक्षण दिया जा रहा है, जैसे कि आप चित्र के माध्यम से भी देख रहे हैं। अगला प्रश्न है इसमें सरमोली गांव। सरमोली गांव बहुत खूबसूरत गांव है उत्तराखंड का, और यह गांव जो है आपका कुमाऊं के सीमांत क्षेत्र पिथौरागढ़ जिले में मुनस्यारी के पास है। तो यह इसका संबंध है पिथौरागढ़ के मुनस्यारी के समीप स्थिति से है। और ग्रामीण पर्यटन को इसको संरक्षण देने के पीछे या इसको पर्यटन गांव घोषित करने के पीछे थीम क्या है कि कहीं ना कहीं ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। और यहाँ पर एक बहुत मजबूत थीम बनाई जा रही है और वो है आपका गांव में होम स्टे। होम स्टे पर्यटकों की पहली पसंद है और लोग आकर्षित होते हैं और इसके माध्यम से इन क्षेत्रों में आते हैं। यहाँ पर इनको बेसिक स्तर पर इनको एक घर मिल जाता है या एक ऐसे कह लीजिए कि कमरे मिल जाते हैं, खाने पकाने का साधन मिल जाता है, और लोग प्रकृति को आनंदित भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, और पर्यटन, और साथ ही साथ में कहीं ना कहीं इससे नेचर को बढ़ावा मिलेगा, लोग आएंगे और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, राज्य के कर आय में वृद्धि भी होगी। तो इसी के कारण से कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों को डेवलप किया जा रहा है। और आपसे पूछ सकता है कि कौन से गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट, सरमोली गांव। सरमोली गांव कहां पड़ता है, पिथौरागढ़ में पड़ता है। कहां पड़ता है, पिथौरागढ़ के मुनस्यारी के पास, पिथौरागढ़ जिले में मुनस्यारी के पास समीप। नेक्स्ट पॉइंट है आपका शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के नए कुलपति नियुक्त किए गए प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट। प्रोफेसर सतपाल सिंह जो बिष्ट हैं उनको अभी प्रोफेसर नियुक्त किया गया। इनका कार्यकाल जो है कार्यभार ग्रहण से 3 वर्ष का होगा। कार्यभार ग्रहण से कितने वर्ष का होगा, 3 वर्ष का होगा। अगला पॉइंट है आपका बागेश्वर उपचुनाव। आप सब जानते हो कि बागेश्वर उपचुनाव करवाने के पीछे मुख्य कारण क्या था कि उत्तराखंड में जो अनुसूचित जाति आरक्षित विधानसभा की सीट थी उस बागेश्वर में कैबिनेट के मंत्री पद के रूप में जो स्वर्गीय चंदन राम थे उनका निधन हो गया था। तो स्वर्गीय चंदन राम दास के निधन होने जाने के पश्चात यहाँ पर उपचुनाव कराए गए। उपचुनाव में आपका जो 2 उम्मीदवार, मुख्य रूप से कई और भी उम्मीदवार खड़े थे, इसमें 2 उम्मीदवार बहुत मुख्य थे। एक पार्वती दास जो चंदन राम दास की ही पत्नी है, जो भाजपा से संबंधित है, भाजपा पार्टी से संबंधित है। चंदन राम दास भी भाजपा पार्टी से संबंधित थे। इनको टोटल 33,247 वोट पड़े। और वहीं बसंत कुमार जो कांग्रेस के हैं उनको 30,842 वोट पड़े। तो इस प्रकार से बागेश्वर में उपचुनाव किए गए जिसमें भाजपा पार्टी क्या कहते हैं कि पार्वती दास जो है वो आपका विजित हुई। तो ये ध्यान में रखना, यह प्रश्न बन सकता है कि अभी उपचुनाव कहां हुए थे। तो नेक्स्ट पॉइंट है विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण। तो विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण जो है नुरूर खेड़ा, ये जगह पड़ती है देहरादून में, तो नुरूर खेड़ा स्थित शिक्षा निदेशालय में हुआ। लोकार्पण केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया। तो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण कहां हुआ, तो नुरूर खेड़ा देहरादून में हुआ। लोकार्पण किसने किया है, तो आपका केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। ये पॉइंट आप लोग तैयार रखेंगे। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। तो इस तरह से अगर मैं इस तरह से आपसे बात करूं तो मैंने आज उत्तराखंड की समसामयिकी को लेकर के अपनी दूसरी क्लास आप लोगों को प्रेषित की है, और आप इसको बकायदा कॉपी में नोट्स बना करके लिखेंगे और साथ ही साथ में इसको बार बार रिपीट करेंगे। इसमें ऐसे क्वेश्चनों को मैंने शामिल किए जो क्वेश्चन एवरग्रीन है, कभी भी आपका भौगोलिक स्थिति के माध्यम से या भौगोलिक स्थिति के आधार पर या आपका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर या इतिहास के आधार पर या आपका राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से आप लोग तैयार करें। और साथ ही साथ में आपके ऐसे क्वेश्चन है जो अभी होने वाली आबकारी विभाग की परीक्षा या अन्य कोई अगर आपकी परीक्षा आती है तो उनमें इन बुलेट पॉइंट्स को तैयार करके अगर आप जाएंगे तो आपको भरपूर क्या कहते हैं सहायता भी मिलेगी, और ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में देखे भी जा सकते हैं। तो इनको आप तैयार करिए, अच्छे से राइट डाउन करिए और इनको पढ़िए। आपको ये व्यवस्थाएं और ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों और सहपाठियों से बताइए। और
मैं अब इसकी तीसरी वीडियो ले आकर के इसमें पूरे 2023 वर्ष में घटित हुई घटनाओं को आपके साथ चर्चा करूंगा, परिचर्चा करूंगा, उनको समझाऊंगा और फिर इसके बाद मैं शायद 2 क्लासों के माध्यम से आपको बहुविकल्पी प्रश्नों की एक सीरीज के माध्यम से भी इसमें जोड़ने का प्रयास करूंगा। तो इस प्रकार से ये टॉपिक आपके बहुत मजबूत हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे और परीक्षाओं में आपका रिपीटेशन के रूप में आप इन्हीं चीजों को बना करके नोट्स जो बना रहे हैं इनको बार बार रिपीट करके आप परीक्षाओं में बैठ सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।